going to discuss first of all offline test. First question was, why does sun appear reddish at the time of sunset and sunrise? तो ये चलो 1 मार्क का क्वेश्चन था, तो आप लोगों ने ये लिखा कईयों ने कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, जबकि यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट आना है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं आना है. आई डोंट नो व्हाई सम स्टूडेंट्स आर राइटिंग बिकॉज अर्थ हैज एटमॉस्फेयर. दूसरा जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दिया जिसमें था कि व्हाई इज द डे लॉन्गर बाय 4 मिनट्स, तो उसमें लिखा है बिकॉज अर्थ हैज एटमॉस्फेयर. बस एक लाइन लिखी हुई. आई डोंट नो व्हाई दे हैव रिटन दिस मीनिंगलेस लाइन जिसका इससे कोई रिलेशन ही नहीं है. और एक बच्चे ने नहीं लिखा हुआ, कई गर्ल्स ने लिखी हुई है वो लाइन. इसका मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है. तो अब आप लोग ये देखिए, जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं डेली, वो टेस्ट में अगर छुट्टी कर लेंगे, उस दिन ऑनलाइन अपेयर होंगे, तो वो तो फिर ठीक नहीं है. आपने जो आ रहे हैं डेली आएंगे वो, और वो यहीं पे टेस्ट देंगे, ठीक है. तो उसका कोई फन नहीं है. दैट इज योर लॉस ओनली, और किसी का नहीं, आपका ही लॉस होगा, राइट. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? दिस इज ड्यू टू रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग. सम स्टूडेंट्स हैव रिटन रॉन्ग स्पेलिंग्स ऑफ रेले. सो आई रिपीट, दिस इज रेले. रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग के अकॉर्डिंग intensity of scattered light is inversely proportional to fourth power of wavelength of light used. So because of that, और ये भी बताना पड़ेगा कि at the time of sunset or sunrise, sun is very far away. It is near horizon. So sun rays have to travel a long distance. Some students have written and explained so well. बिल्कुल इसी तरह से लिखा है जैसे समझाया, ठीक है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि शॉर्ट वेवलेंथ कलर्स, वायलेट, ब्लू, इंडिगो, येलो, वो सब ऑन द वे स्कैटर हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं स्कैटर हो गए, ठीक है. इन द रिमेनिंग लाइट रेड कलर डोमिनेट्स विच वाज लीस्ट स्कैटर्ड. अगर आप उसको एक लाइन में लिखोगे कि सन अपीयर रेड एट द टाइम ऑफ सनसेट सनराइज बिकॉज रेड कलर हैज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इट इज लीस्ट स्कैटर्ड, तो वो समझ नहीं आता. अगर आपको ये बताओगे कि उस टाइम पे सन काफी फार अवे है और जो मोस्ट स्कैटर्ड कलर्स हैं दे आर स्कैटर्ड ऑन द वे, इन द रिमेनिंग लाइट रेड कलर डोमिनेट्स व्हिच वाज लीस्ट स्कैटर्ड, तब समझ में आता. तो आपको उसको रिलेट करना पड़ेगा. द वे यू एक्सप्रेस योर आंसर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. फाइन. तो ये रीजनिंग आपने देनी है. तो रेड कलर उसमें डोमिनेट करता है. सेकेंड क्वेश्चन था कि कैन यू find the focal length of concave lens by focusing a distant object on the screen. जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ वॉल पे इमेज ऑब्टेन करके फाइंड की थी प्रैक्टिकल में, अगर उसकी जगह कनकेव लेंस होता तो क्या हम इसको कर पाते? तो उसका आंसर है नो. बट ऑलवेज हाफ मार्क इज देयर फॉर यस और नो. हाफ मार्क इज देयर फॉर द रीजनिंग. कईयों ने अकेला यस अकेला नो, ये देखो मेरे सामने पेपर है, इसमें अकेला यस लिखा हुआ है, अकेला यस लिखा हुआ है, तो वो तो फिर ठीक ही नहीं है ना. यस कैसे? आप जो भी आप कह रहे हो उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन 1 मार्क का हो. अगर 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क आपका यस नो का होगा, हाफ, और 1 मार्क आपके रीजन का होगा. मींस ऑलवेज यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस वन, ठीक है. तो इसमें आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज कनकेव लेंस फॉर्म्स वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. This is the answer. Because concave lens always forms virtual image, and we know that virtual image can't be obtained on a screen. Third question था mark angle x. Obviously in terms of जो known आपके एंगल्स हैं उनकी टर्म्स में आपको आंसर देना था. तो नॉन एंगल्स कौन से होते हैं इस केस में? प्रिज्म के केस में एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, a प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई होता है. ये एंगल्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो x जो है इसकी टर्म्स में कोई आंसर देना था आपको, ठीक है. दिस इज आई, और ये पूछा हुआ है, ये आपका e है, दिस इज r, और ये x था. अब आप पहले देखोगे ये क्या है, दिस इज डेल्टा. तो x को आप क्या लिखोगे? 180 माइनस डेल्टा. दिस इज 180 माइनस डेल्टा. ये आपका आंसर था कि x इज 180 माइनस एंगल ऑफ डेविएशन. अब कुछ बच्चों ने क्या किया, यहाँ ज्यादा मैथमेटिक्स लगा दिया, यहाँ इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया है कोहिनूर ने, है ना, और फिर लिख दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी दिस x इज 180 माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2.
क्या करना है बताओ? व्हाट इज एंगल 1, व्हाट इज एंगल 2? आपके ये नोन एंगल्स हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो उनकी टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है, क्योंकि एक्स कोई पर्टिकुलर एंगल नहीं है। तो ये डेल्टा साथ वाला ये हमें पता है, तो इट शुड बी 180 माइनस डेल्टा. What is delta? Angle of deviation. Fourth question was a numerical problem. Very interesting question it was. Statement लिखी है किसी ने? पढ़ो जरा. कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर. Object image is formed at 50 centimeter, and if size of object and image is same, what is the focal length of the lens and power of the lens? ये निकालना है, ठीक है. तो इसमें सबने गड़बड़ कर दी है कुछ ना कुछ. सबसे पहले आपका V दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है तो V पॉजिटिव ही लग रहा है. रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए V पॉजिटिव होगा, इट विल बी टू द राइट ऑफ ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, पता है ना आपको? अगर रियल इन्वर्टेड कहा है लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में, तो इमेज राइट साइड पे ही बनी होगी. ठीक है, राइट साइड पर बनी. ये फोकस हो गया, ये आपका O. ठीक है, सपोज इधर, तो आपका V जो है वो पॉजिटिव ही होगा इस केस में. मैग्निफिकेशन इज -1, क्योंकि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज सेम, एंड माइनस शोज दैट इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करनी है? पावर ऑफ लेंस. वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? पहले ये पूछा है. वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस. तो ये तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो आप ऐसे ही बता सकते हो कि ये कौन सा केस होगा जहां पे रियल इन्वर्टेड. हमने कल क्लास में डिस्कस भी किया ऑलरेडी. तो ये आपका 2f वाला केस है कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे बनी है तो इमेज भी 2f पे बनी हुई. ठीक है, तो इसलिए आपका u जो है वो भी 50 ही होगा. u विल बी -2. तो यहां से अब आप लेंस फॉर्मूला यूज करके जब आप फोकल लेंथ निकालोगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फोकल लेंथ आ गई 25 सेंटीमीटर. ठीक है, देन पावर इज 100 अपॉन फोकल लेंथ, दैट इज 4 डायोप्टर. एंड आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स हैव रिटन वॉट. पावर का यूनिट 0.04 वॉट. आप लोग देखिए कितनों ने आंसर लिखा है. वॉट जो है वो तो वो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है. यहाँ पे हम पावर ऑफ लेंस की बात कर रहे हैं. एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट. राइट, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पॉइंट. वॉट नहीं है, डायोप्टर है. कल हमने इसको डिफाइन भी किया था, रिवाइज भी किया था, है ना. सो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. तो आंसर है 4 डायोप्टर. और माइंड इट, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में यूज कर रहे हो तो पावर आपने 100/f यूज करना है, 1/f नहीं यूज करना. या तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट्स अप टू यू, और फिर 1/f यूज कर लो, या फिर अगर कुछ नहीं करना तो 100/f यूज कर लो पावर. और यूनिट क्या है यहाँ पे? डायोप्टर. ठीक है, ये था 4th क्वेश्चन. अब जैसे ये देखो, इस पेपर में लेंस था, यहाँ इसने लिखा है नाउ मिरर फॉर्मूला. मतलब हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, लेंस दिया कि मिरर दिया. नाउ मिरर फॉर्मूला. ठीक है, फिर इसने नीडल शुड बी प्लेस्ड एट फोकस लिख दिया, जबकि हमने लिखना था 2f पे हमारी ऑब्जेक्ट पड़ी होनी चाहिए, नीडल पड़ी होनी चाहिए. और मैग्निफिकेशन यूज की है -v/u. लेंस के लिए +v/u होता है. सब कुछ ही गलत है, देखो, है ना. फिर आगे मिरर फॉर्मूला यूज कर दिया. 1/f इज 1/u प्लस 1/v. वो आना था 1/v माइनस 1/u. ठीक है, वेरी बैड अटेम्प्ट दिस टाइम. अब हम करते हैं ऑनलाइन टेस्ट जो था वो डिस्कस करते हैं. क्वेश्चंस वर डिफरेंट. ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट क्वेश्चंस वर देयर. फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रियल इमेज. लिखो क्वेश्चन अपनी कॉपी में, न्यूमेरिकल है ये. राइट डाउन a real image 2/3 of a real image
2/3 of size of an object, a real image 2/3 of size of an object is formed by 2/3 of size of an object is formed by a convex lens, formed by a convex lens when the object is at a distance of, when the object is at a distance of 12 centimeter from it. Object is at a distance of 12 centimeter from it. Find focal length of lens from it. Find the focal length of lens. Find the focal length of lens. ये 50% बच्चों ने इसमें दो मिस्टेक्स की हैं और उनका आंसर आ रहा है 7.5 सेंटीमीटर, जो गलत है। अब आप देखो कितना होता है, चलो करो। पहले तो पढ़ लो लेंस है कि मिरर है, लेंस है, ठीक है। अब उसके फॉर्मूले यूज करने। चलो फिर मैग्निफिकेशन कितनी हुई, 2/3 ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स लेंस दिया ही हुआ है, तो मैग्निफिकेशन कितनी है बताओ, मैग्निफिकेशन कितनी है? नहीं आई मीन यहाँ पे 2/3 को मैग्निफिकेशन है ना 2/3, माइनस है कि प्लस है? माइनस है, क्योंकि 2/3 मतलब मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1। कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड इमेज कब बनाता है स्मॉल साइज की? कब बनाता है? मतलब जब वो रियल होती है तभी वो स्मॉल साइज की इमेज बनाता है। जब वो रियल होती है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। हाँ V8 आता है, आंसर इज V इज 8 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन पहला ही स्टेप यहाँ पे आपने देखना है, -2/3 यूज हो, ठीक है। देन इट इज प्लस V/U, V/U होता है ना फॉर अ लेंथ, प्लस V/U। ओके सो इन दिस केस ये आपकी प्लस V/U आ गया, राइट। अब आपको मेजर मिस्टेक बच्चों ने यहाँ पे U और V को आइडेंटिफाई करने में की थी। U है -12 गिवन, उन्होंने V ले लिया, उसको जो 12 सेंटीमीटर है उसको V ले लिया। ध्यान से पढ़िए, वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है। फिर V निकालना है, उन्होंने V इसको लेके फिर आगे U कर दिया कईयों ने, मतलब कुछ गड़बड़ इसी से स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे अब आप पुट करिए, सो V इज -2/3U -2/3 into -12, that is +8 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा केस है, कौन से वाला केस है ये कौन सा केस? बिटवीन F एंड 2F वाला केस। बस अब आप यूज करिए लेंस फॉर्मूला और यहाँ से फोकल लेंथ निकाल दो, लेंथ, ठीक है। 1/8 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपकी सॉल्व करने के बाद आएगी 4.8 सेंटीमीटर, दैट इज द फोकल। सो ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड। हर एक क्वेश्चन में आप कुछ लर्न करते हो, नहीं तो फिर ऐसे ही मिस्टेक्स होंगी। और एक नेगेटिव साइन मींस 0, बिल्कुल आगे सारा गलत हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सेकंड क्वेश्चन ऑफ, हाँ कर लो, नोट कर लो। आगे आंसर 4.8। Okay, so next question, second question of online test was,
Why is a day longer by 4 minutes? This is because of atmospheric refraction of light. पहला सेंटेंस यही है. चलो मैंने 1 मार्क का था, ये मैंने सबको क्रेडिट दे दिया. But what is the explanation? Why due to atmospheric refraction a day actually becomes longer by 4 minutes? हाँ बताओ प्रबल. With the help of diagram हमने ये डिस्कस किया था. हाँ. So you will speak about sunset and sunrise both. We had discussed yesterday also. तो इसमें क्या होता है कि जब 2 minutes before actual sunrise, सन अभी बिलो होराइजन होता है, हमें उसके ऊपर दिखना स्टार्ट हो जाता है. और 2 minutes आफ्टर एक्चुअल सनसेट ये हमें 2 minutes तक ऐसे ही दिखता भी रहता है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो ये होराइजन है. ठीक है, ये अर्थ है इधर, और नहीं 2 मार्क्स में आपको बनाना चाहिए. अब अर्थ के पास डेंसिटी ज्यादा है, इधर कम होती जा रही है. सो रेयर टू डेंसर मीडियम रे ट्रेवल कर रही है. ठीक है, तो ये टूवर्ड्स बेंड करते जाइए. इसको टूवर्ड्स बेंड कर दिया. यहाँ पे एक पर्सन जो खड़ा है उसको ऐसे लगेगा कि लाइट यहाँ से आ रही. सो उसको सन की इमेज यहाँ पे दिखेगी. सन की इमेज होराइजन के ऊपर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ रेज ऑफ लाइट. उसको ऐसे लगेगा कि सन तो होराइजन से ऊपर है, तो विजिबल हो जाएगा 2 minutes बिफोर. अभी सनराइज नहीं हुआ पर उसको 2 minutes पहले दिखना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे ही 2 minutes बाद तक दिखता रहेगा आफ्टर एक्चुअल सनसेट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इल्यूजन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो टोटल 2 और 2 minutes 4 minutes का गैप हो जाता है, मतलब इलोंगेशन हो जाती है डे के टाइम. Third question was, draw the image formed by concave mirror when magnification is -1. Draw the image formed by concave mirror when magnification is -1. Write the characteristics of image form. C वाला केस बना देना है बस. और characteristics of image at C real inverted of same size. ठीक है, डायग्राम आता है ना, कल ही बनाया है, अभी कल ही तो बनाया है ना. हाँ जी, ये कौन बनाएगा रे? कंप्लीट द रे डायग्राम. कंप्लीट दिस रे डायग्राम. कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स. उस दिन मैंने आपको कनकेव मिरर का ऐसा एक केस करवाया था कि नेसेसरली इफ द रे इज नॉट पासिंग थ्रू सी और एफ देन व्हाट विल यू डू. ठीक है, हमने इस तरह से बनाया था, रे इस तरह से आ रही है. ठीक है, तो इसको कंप्लीट करिए पहले. सी में से नॉर्मल. ठीक है, और इतने ही एंगल के थ्रू इसको बेंड कर दीजिए. ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी. अब इस केस में बनाइए. इन दिस केस व्हाट यू विल डू, ट्राई इन योर कॉपी, बनाने से पता चलेगा. All of you try. अगर ये फोकस में से आती हुई लगती तो ये पैरेलल वापस चली जाती. सी में से आती हुई लगती तो ये वापस रिट्रेस हो जाती. अब क्या होगा जब ये उन दोनों में से नहीं पास कर रही, तो आप यू हैव टू लुक वेरी केयरफुली कि कहाँ से रे इंसिडेंट हो रही है. अब इस केस में क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करिए पहले जो सी में से पास करेगी. ड्रॉ द नॉर्मल विच विल पास थ्रू सी, देन अकॉर्डिंगली आप उसको फिर बेंड करिए. बनाया किसी ने? हाँ अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, सी में से रे बना देनी है आपने नॉर्मल. ये नॉर्मल हो गई. ठीक है, और अब इतने ही एंगल के थ्रू इसको बेंड कर दीजिए.
टकरा के ऐसे वापस जाए, इतने ही एंगल के थ्रू इसको बेंड कर दो और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। मतलब किसी भी वे से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उन 3 रूल्स में से ही होना चाहिए, ये इस तरह से भी दिया जा सकता है। ठीक है, ओके कल हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहे थे, तो वो कंप्लीट कर लेते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा। चलिए बताइए व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, कल हमने डिफाइन किया था, क्या होता है क्रिटिकल एंगल? 90 degree, yes, it is the angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. It is that angle of incidence for which refracted ray goes along the interface separating two media. ठीक है, इधर कह रहे हो, वो तो हम देख सकते हैं, उसका कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? अगर आपका फोकस में से ये आ रही होती तो हम ऐसे ही बनाते हैं ना इसको, तो थोड़ी इधर को बेंड कर दिया हमने, ये भी तो डाइवर्जिंग नेचर ही है, यहाँ पे भी तो डाइवर्जिंग ही शो हो रहा है, तो दोनों वे से हम ठीक कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अब इसको समझो, सपोज वी हैव एन इंटरफेस सेपरेटिंग डेंसर एंड रेयरर मीडियम। डेंसर जैसे कि सपोज ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है, ये कंडीशन है कि हमारी रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ आनी चाहिए। नॉर्मल रूल क्या कहता है कि अगर रे डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विद द नॉर्मल। ये हो गया ना, ये नॉर्मल हमने रिफ्रैक्शन शो की है। नाउ व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्दर, तो ये रे और इधर अवे हो जाएगी। हम एक ऐसा एंगल ले लेते हैं कि रे अवे होती होती इधर ही चली जाए, तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने कहा कि वो क्रिटिकल एंगल है। और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज दिस इज योर रिफ्रैक्टेड रे, so in this case angle of refraction is 90 degree. So this refracted ray is going along the interface जो दोनों मीडिया को सेपरेट कर रहा है। So this is your critical angle, that is the angle of incidence for which refracted ray goes along the interface separating two media, or you can say in some simple words, it is that angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. यहाँ तक पता लगा? अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, रे थोड़ी और अवे बेंड हो जाएगी। तो अब ये बेंड जब होगी तो हमें ऐसे लगेगा कि ये तो उसी मीडियम में जा रही थी, उसी मीडियम में वापस आ गई, ये तो रिफ्लेक्ट हो रही है। हम तो रिफ्रैक्शन कर रहे थे, हम तो इसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में सेंड कर रहे थे, बट इट इज रिटर्निंग बैक टू द सेम मीडियम एज इफ दिस इज रिफ्लेक्शन। So this is something different from ordinary reflection. We name it total internal reflection. So it is a special case of refraction of light. ठीक है, तो इसको अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिना को? Now we have increased angle of incidence. Angle of incidence is greater than critical angle, and the ray is reflecting back into the same medium. क्योंकि अब ये होती होती उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, as if it were reflected. ठीक है, so this is the phenomenon of total internal reflection. There are two conditions: ray must travel from denser to rarer medium, and angle of incidence must be greater than critical angle. तो दो कंडीशंस होंगी तभी TIR होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहले आप ये देखिए, डेफिनेशन क्लियर है TIR की? So what is total internal reflection? It is the phenomenon of bending back of light into the same medium when a ray of light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. ये हमारी डेफिनेशन बन गई इसकी TIR। हाँ लिख लो, the phenomenon of bending back of light, the phenomenon of bending back of light into the same medium when a ray of light
travels from denser to rarer medium, when a ray of light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle, at an angle of incidence greater than critical angle. तो अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगी, राइट, टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर TIR, तो वो कौन सी हैं, इसी डेफिनेशन में हमारी कवर भी होगी सेपरेटली ऑल्सो. यू कैन टेल I should be greater than C and ray must travel from denser to rarer medium. अब हम निकालते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. व्हाट इज द रिलेशन, आता है किसी को? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में और क्रिटिकल एंगल C में क्या रिलेशन? फॉर्मूला तो बताओ, हम डिराइव करने लगे हैं. व्हाट्स दैट? आता है किसी को? यस. म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन C, साइन इनवर्स आ जाएगा आप जैसे कह रहे हो. ठीक है, तो म्यू इज 1 अपॉन साइन C. ये फॉर्मूला हम डिराइव करने लगे हैं. फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज दिस डायग्राम, जिसमें हमने क्रिटिकल एंगल के इक्वल लिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो सपोज कर लो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. वी वांट टू फाइंड इट्स रिलेशन विद C. तो लेट्स अप्लाई स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या है निधि? व्हाट इज स्नेल्स लॉ? यहाँ पे बताओगे क्या आएगा स्नेल्स लॉ इस केस में? म्यू इज इक्वल टू व्हाट? साइन C को, मतलब अभी आप I और R में होता है ना स्नेल्स लॉ, पहले मुझे वो बताओ. यहाँ पे क्या आएगा? साइन I ओवर R आएगा कि साइन R ओवर साइन I आएगा? आप इसका लिख रहे हो, एंगल इसका पहले आएगा, बैठ जाओ. सो दिस इज साइन R ओवर साइन I. अब व्हेन I इक्वल टू C, R कितना है? 90 डिग्री. नाउ पुट बोथ द वैल्यूज. तो म्यू इज साइन 90, R को 90 पुट कर दिया और I को हमने C पुट कर दिया. साइन 90 क्या होता है? 1. तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया, म्यू इज 1 ओवर साइन C. ऑलवेज रिमेंबर दिस रिलेशन. ये TIR की इतनी ही डेरिवेशन है बस, कि कैसे हम इसको डिराइव करते हैं. अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल्स. तो पूरा TIR, हाँ जी दिया हुआ डेरिवे, उसमें बहुत ब्रीफ दिया होता है. तो पर अगर नेम भी NCERT में लिखा हुआ है ना TIR, तो दैट मीन्स वी आर सपोज टू कवर उसका पूरा टॉपिक, फिर हमें करना होता है. NCERT में ब्रीफ ही दिया होता है. ठीक है, सो म्यू इज 1 अपॉन साइन C. क्लियर? अब हम इसकी एप्लीकेशंस करते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम कहाँ पे देखते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में. फर्स्ट एग्जांपल, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. व्हाई डज डायमंड शाइन सो ब्रिलियंटली? बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. हाउ मच? 2.42. 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. एंड जब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं फिर, तो हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्रिटिकल एंगल आ जाता है. डायमंड इज हैविंग वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, so sin C is 1 upon mu is 1 by 2.42. तो यहाँ से जब हम sin C की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आया उसको C को निकालते हैं, तो वो काफी स्मॉल एंगल आता है 24 डिग्री. सो फॉर डायमंड, एयर डायमंड इंटरफेस, critical angle is so small that whenever, and diamond is, each face of diamond is also cut in such a way that whenever light falls, ठीक है, on it, angle of incidence happens to be greater than the small critical angle. So total internal reflection takes place, not one, series of TIRs take place. और जहां पे भी रिफ्लेक्शन होती है, हमें पता है रिफ्लेक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग सर्फेसेस लाइक मिरर्स, तो वहां पे हमें शाइन दिखती है. तो एक नहीं, बहुत सारी TIRs होती हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा शाइन दिखाई देती है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. क्लियर? पहला कंसेप्चुअल क्लियर हो गया. आप बताओगे पहली लाइन में कि दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन.
फिर a very high refractive index makes critical angle so small that whenever light falls on diamond face, any face of diamond, it suffers TIR. And series of TIR, each face of diamond is cut in such a way, cutting होती है ना उसमें, तो वो उससे क्या होता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जैसे जैसे लाइट आगे ट्रेवल करती है तो सीरीज ऑफ TIRs take place that give it extra shine. फर्स्ट एप्लीकेशन क्लियर? सेकंड कौन सी थी? ऑप्टिकल फाइबर्स. आप पहले बताइए कि ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ऑप्टिकल फाइबर्स? They are so efficient. A pair of optical fibers can handle about 2000 telephone calls simultaneously. ठीक है, पहले ट्विस्टेड पेयर्स यूज होते थे टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के लिए और इस पर्पस के लिए. अब वो सब रिप्लेस कर दिए गए बाय ऑप्टिकल फाइबर्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी एफिशिएंट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इनसाइड एंड नो सिग्नल लॉस एट ऑल. क्योंकि 100% ऑफ लाइट दैट इज एंटरिंग वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, it gets total internally reflected inside the fiber and 100% of light is recovered at the other end without any loss. अगर हम एयर में रिफ्लेक्शन करते हैं मिरर से तो कुछ लॉसेस हो जाते हैं सराउंडिंग्स में, पर ऑप्टिकल फाइबर्स आर शील्डेड ऑल्सो. तो उसमें एक बार जब लाइट एंटर कर जाए उसको इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडिसेस को एडजस्ट किया होता है, एक बार बस एंटर कर गई तो आगे अपने आप सीरीज ऑफ TIRs होंगी. इट विल गेट प्रोपिगेटेड आउट ऑफ इट एंड इट विल come out of the other end without any loss. तो पूरी की पूरी लाइट दूसरे एंड से बाहर आएगी, कोई भी लॉस नहीं होगा. दैट्स व्हाई दे आर सो एफिशिएंट. ठीक है, अब उसका डायग्राम देखो. एक कोर होता है और एक क्लैडिंग होती है ऑप्टिकल फाइबर में.